गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कल हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में आपको बताया था। ये पीजी सेमेस्टर 1 का कोर्स है, पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी यूनिट 2 CC3, पेपर CC3। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में कल हमने कुछ बताया था, आज थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक ऐसा प्रकार है जिसे आदर्श माना जाता है। इसमें पूरे जनसंख्या से, मूल जनसंख्या से हम एक छोटे से यूनिट को लेते हैं और जो चयन की विधि होती है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। Probability sampling is defined as a sampling technique in which the researcher chooses samples from a larger population using a method based on the theory of probability। यानी कि probability theory ये बताता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल चांस मिलता है चुने जाने का। तो ये जो सैम्पलिंग विधि है वो उसमें हम सारे जनसंख्या को इंक्लूड करते हैं, सारे लोग उसमें इंक्लूडेड होते हैं और उसमें से ताकि जनसंख्या के हर यूनिट को हम उसमें शामिल कर सकें ताकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल बन सके। एक दूसरा डेफिनेशन है, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ दैट वन कैन स्पेसिफाई फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन के, वो सारे एलिमेंट्स का प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना होती है इंक्लूड होने की उस सैम्पल में, जो कि सैम्पलिंग टेक्निक को बहुत ही ज़्यादा सही और रिलायबल और वैलिड और समग्र रूप से उसको समझा जाता है। तो इस तरीके से हम ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर आज डिस्कस करेंगे, उसका डेफिनेशन, मेथड्स एंड एग्जाम्पल्स। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि कितने प्रकार से हम सैम्पलिंग विधि को प्रयोग कर सकते हैं और उसको हम लोग सैम्पल बना सकते हैं किस विधि के द्वारा। सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का अर्थ ये होता है कि इसमें हम बहुत सारे इसके अंदर मेथड्स होते हैं, जिस मेथड्स के द्वारा हम पूरे जनसंख्या, जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं, इस पूरे जनसंख्या में से एक छोटे से यूनिट को हमने चुना और उस यूनिट पर जब हम प्रयोग करते हैं, किसी भी रिसर्च का शोध कार्य जब हम संपन्न करते हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त रिज़ल्ट और डेटा जो हमें मिलता है उसको हम जनरलाइज कर देते हैं, उसके रिज़ल्ट को पूरे जनसंख्या के ऊपर। इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। इसमें जनसंख्या में जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग उसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उसका ये फ़ायदा है और इसका एडवांटेज है। सैम्पलिंग विधि ये जो है वो बहुत ही सिंपल और सुविधाजनक है। इसमें हम 2-3 विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे लॉटरी मेथड होता है, सीक्वेंशियल लिस्ट मेथड होता है, ग्रिड मेथड होता है, टिपेड मेथड होता है। तो ये जैसे कि अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग सिचुएशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ग्रिड मेथड, फॉर एग्जांपल ग्रिड मेथड को हम जोग्राफिकल एरिया के ऊपर यदि हम स्टडी करते हैं तो वो हम उस तरीके से उसको हम प्रयोग करते हैं। लॉटरी मेथड, सिंपल लॉटरी मेथड में सारे लोगों को शामिल करते हैं और उसमें से उतने ही लोगों को चुनते हैं जितने लोगों की हमें आवश्यकता होती है। वो रैंडमली चुना जाता है और इस तरीके से वो एक छोटा, जितने नंबर्स हमको चाहिए उसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसको स्तरित रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसको जब हम किसी भी जनसंख्या को, अगर हम उसको स्तरों में विभाजित करते हैं तो स्तरों में विभाजित करने के बाद इसको स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। स्तरों में विभाजित करते हैं, जैसे उम्र के हिसाब से, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, लिंग के हिसाब से। इस तरीके से हम लोग, जब हमको अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड करने के बाद लेना होता है, तो जैसा कि हम पहले ही बताए कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए।
तो हर स्ट्रेटा के लोग उसमें शामिल हो सके, इसलिए हम लोग पहले स्ट्रेटा वाइज सब लोग को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद उनसे हर स्ट्रेटा से हम लोग इक्वल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेते हैं या इक्वल नंबर ऑफ़ सैम्पल का सिलेक्शन करते हैं, ताकि हम टोटल मिलाकर एक भरपूर और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल बना सकें। इसी को कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसमें हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज ढंग से पूरे ग्रुप को हम लोग करते हैं, और जो भी हम मेंबर्स उसमें इंक्लूड करते हैं वो सारा हमारे सर्टिफिकेशन के आधार पर एक रैंडम, हालांकि उसको जो हम जिस विधि को प्रयोग करते हैं, चाहे वो लॉटरी कर सकते हैं, चाहे वो ग्रिड कर सकते हैं, एनी मेथड वी कैन यूज़, और उसको हम लोग सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा हम उसको सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रैंडम क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग को हम इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज़ अ वे टू सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स रैंडमली दैट आर स्प्रेड आउट जोग्राफिकली। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू चूज़ 100 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ लाइकली टू इम्पॉसिबल टू गेट अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरीवन। अब पूरे इंडिया से आप तो पूरे लिस्ट को ले नहीं सकते, तो जब पूरे लिस्ट को ले नहीं सकते तो आप उसको किस तरह से विभाजित कीजिएगा? सिटीज़ को ले लीजिएगा, कोई कंट्री है तो कंट्री के किसी एक पार्ट को ले लीजिएगा, किसी विलेज को ले लीजिएगा, यानी कि कुछ कुछ यूनिट्स को आप ले लीजिएगा क्लस्टर के रूप में, और तब उसको एक टोटल सैम्पल का रूप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम सैम्पल को बनाते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने बनाया। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग किसे कहते हैं? इसको जैसे कि हम लोग अगर 100 हैं एक जनसंख्या में लोग, तो उसको हम लोग कोई भी एक डिजिट चुनते हैं, जैसे 5th या 10th या 6th, तो हम लोग उसको जो अंक पर जो व्यक्ति आता है उसको हम लोग चुन लेते हैं। सपोज हम लोग 5th लेते हैं, तो एवरी 5th इंडिविजुअल विल बी सेलेक्टेड इन द सैम्पल। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पल। दिस इज़ ऑल्सो टोटली रैंडम, टोटली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर निर्भर कर रहा है ये, और इसमें हर व्यक्ति को चुने जाने की संभावना है। ये सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि इसमें जो हम सैम्पल का चयन करते हैं उसमें सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है चुने जाने का। ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जैसे कि 3rd हम लोग लिए, फिर 3rd लिए, फिर 3rd लिए, इस तरह इन्होंने 3-3 का बनाया। उसी तरह हम लोग कोई भी डिजिट को ले सकते हैं, और इसमें जितने लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं सभी को इक्वल चुने जाने की संभावना होती है। इसी को संभावित सैम्पलिंग कहते हैं, सिस्टमैटिक। अब ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि हम व्हेन टू यूज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब कोई शोध करता है उसके सामने सैम्पल जैसे इम्पॉर्टेंट जब स्टेप आते हैं, तो वो ये महसूस करता है कि हमको कौन सा मेथड लागू कर सकते हैं, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है उसके प्रॉब्लम पर और उसके हाइपोथेसिस के ऊपर। तो जब वो सेलेक्ट करता है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू रिड्यूस द सैम्पलिंग बायस, यानी कि जब सैम्पलिंग मेथड को हम इस मेथड को तब यूज़ कर सकते हैं जबकि हम मिनिमम बायस इसको ला सकें। मिनिमम बायस इसमें होता है, और इसमें जो सिलेक्शन होता है सैम्पल, वो लार्जली डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ द रिसर्चर्स इन्फ्रेंस। ये हम लोग अपना जो रिसर्चर है उसका इन्फ्रेंस निकलता है उसमें कि कैसे हम लोग इसको ये कर सकते हैं। दूसरा है व्हेन द पॉपुलेशन इज़ डाइवर्स। जब हमारा पॉपुलेशन डाइवर्स होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन, उस समय हमारे पास और कोई भी दूसरा उपाय नहीं होता है कि हम सैम्पल का सेलेक्ट करें। सिर्फ हमारे सामने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही एक ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम इसको चुन सकते हैं। और तीसरा है टू क्रिएट एन एक्यूरेट सैम्पल। एक्यूरेट सैम्पल इससे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके जो विभिन्न मेथड्स हैं उन मेथड्स को जब हम लागू करते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है और रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, और इसको सबसे अच्छा और सबसे संपूर्ण विधि समझा जाता है सैंपल इकट्ठा करने की। एडवांटेजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसका क्या एडवांटेज है? अभी तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत ज़्यादा ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है,
क्योंकि इसमें पूरे जनसंख्या के ऊपर हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं रिसर्च। इसमें से हम पूरी जनसंख्या से एक छोटे से टुकड़े को लेते हैं और उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, तो इसमें खर्च भी काफ़ी कम होता है, इसलिए ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। इट इज़ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से इसको लेते हैं। इसमें किसी तरह का कोई हैसल नहीं होता है, किसी तरह का कोई झंझट नहीं होता है, आराम से हम लोग इसको ले सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ढंग से। और इट इज़ नॉन टेक्निकल। ये नॉन टेक्निकल इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी टेक्निक्स की, किसी भी उस तरह की ज़रूरत नहीं होती है, और बिल्कुल इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की भी आवश्यकता नहीं होती है, और किसी तरह का एक्सपर्टाइज की भी कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही वो बहुत लेंदी होता है। तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही समग्र, बहुत ही कन्वीनियंट होता है किसी भी रिसर्चर के लिए एक सैम्पल सेलेक्ट करने के लिए। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर। और नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के विषय में आप लोगों को पूरी तरह से समझाएंगे, और उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह से रैंडम स्ट्रैटिफाइड क्लस्टर, इन लोगों का भी अलग अलग मेरिट्स डीमेरिट्स हम लोग देखेंगे और उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।